नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस की नई वैकेंसी 21,391 सीटों के लिए आई है। उसी के रिगार्डिंग ये प्रीवियस ईयर का सेट है जो 27 मार्च 2022 को बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली का, उसी का ये प्रश्न पत्र है। आज इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के आधार पर आप लोग आने वाली परीक्षाओं के संबंध में कुछ अनुमान लगा सकते हैं और अपनी तैयारियों को आगे ले जा सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह, ध्यान रखेंगे, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अब आइए मंगल ग्रह के बारे में और कुछ जानकारियाँ लेते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी का नाम है ओलिम्पस मेसी। उस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मेसी। ये कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर। साथ ही साथ सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा माउंटेन है, पर्वत, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया। और ये निक्स ओलंपिया भी हमारे मंगल ग्रह पर स्थित है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह के उपग्रह है फेबोस और डिमोस। ये दो उपग्रह हैं जो मंगल की है, जो सर्वाधिक छोटा उपग्रह है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या भी अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। जबकि शुक्र की बात की जाए तो शुक्र को साँझ और भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि ये सुबह के समय में पूर्व दिशा में और संध्या की स्थिति में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक, बुध की बात की जाए तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे निकट का भी ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम, अर्थात 88 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, अतिरिक्त प्रश्न और भी है इसमें, जैसे अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कभी कभार प्रश्न आता है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण, जिसको अंग्रेजी में यूरेनस, कभी कभी अरुण ना देकर यूरेनस भी देता है। और हरे रंग का ग्रह नेपच्यून अर्थात वरुण को कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब शनि ग्रह जो है उसके बीच में छल्ले होते हैं, रिंग जैसी आकृति बनी हुई नजर आती है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ध्यान रखिए, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। उम्मीद है कि आपको इन सभी प्रश्न अच्छे तरह समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन बी कार्यालय ज्ञापन द्वारा, ऑप्शन सी जनमत संग्रह द्वारा और ऑप्शन डी प्रिवी काउंसिल द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति को भी महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णन है। इसके अलावे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी को भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है
और साथ ही साथ इसके लिए दोनों सदनों से अलग अलग, या मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग 2/3 मतों से इसे पारित होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ महाभियोग जो प्रक्रिया है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब बात उच्चतम न्यायालय की है, तो उच्चतम न्यायालय का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में। भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 124 के 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बता दें आपको कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की आयु सीमा है वह 65 वर्ष तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। साथ ही साथ भारत में जो वर्तमान उच्चतम न्यायालय है उसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी जो उच्चतम न्यायालय का भवन है 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 129 में यह वर्णन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में है, अर्थात उच्चतम न्यायालय के संबंध में अगर कोई अपमान करता है तो उन्हें दंड देने का भी अधिकार है। और ध्यान रखें अनुच्छेद 143 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय में सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीद है इन सभी प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है, इसे नोट कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाए तो आप तक सूचना पहुंच जाए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एल नीनो शब्द है, ऑप्शन ए चीनी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, स्पेनिश का और फ्रेंच का। तो ध्यान रखेंगे एल नीनो जो है वह स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। एल नीनो और ला नीनो ये दोनों शब्द कहाँ हैं? तो एल नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न एक गर्म जलधारा है। ये मुख्य रूप से इक्वाडोर, चिली और पेरू के समुद्री तट में कई वर्षों के अंतराल पर घटित होता है। यह दक्षिण अमेरिका में अधिक सक्रिय होने पर अनावृष्टि यानी कम बारिश की स्थिति उत्पन्न कर देती है। और ला नीनो की बात की जाए तो ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का कारक क्या है? यानी एक साल में अगर 3 फसलें उगा रहा है किसान तो इसका कारण क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली, कृषि साख की उपलब्धता, सरकारी कृषि नीति और उच्च उपज किस्म वाले बीजों का उपलब्ध करना। तो ध्यान रखें इनमें से अगर कोई भी देखा जाए कि कृषि साख की उपलब्धता, अगर कृषि के लिए क्रेडिट दिए जाए, किसी के लिए सब अन्य रुपया पैसा इत्यादि की व्यवस्था की जाए तो इससे संभव नहीं है। साथ ही साथ सरकारी कृषि नीतियों के आधार पर भी 3 बार फसल नहीं उगाई जा सकती है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सुविकसित सिंचाई प्रणाली। जब तक सुविकसित सिंचाई प्रणाली नहीं होगा तब तक
फसलें अच्छी तरह से हो नहीं पाएंगी और किसान एक बार तो 3 बार तो क्या एक बार भी उसका फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कृषि किस अनुसूची का भाग है, राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 21 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अन्य तथ्यों की बात की जाए तो लोकसभा या विधानसभा का सदस्य यानी प्रधानमंत्री बनने या मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 होनी चाहिए। और अभी हाल ही में आपको पता है कि विवाह की उम्र लड़कियों का 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को पास करने के लिए फॉर्म भरने के लिए 21 वर्ष की आयु सीमा चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास नियुक्त होगा। इसके अलावे कई चीज़ें हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान समय में भारत के द्वितीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और साथ ही साथ पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेयर कि राष्ट्रपति के पास कोई भी कार्य भारत के जो सरकारी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं और साथ साथ अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता करता है। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास क्षमता होता है कि वह संसद को भंग कर सकता है मंत्रिमंडल के सलाह पर। वह अनुच्छेद 85 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रावसान या विघटन कर सकता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 108 में यह वर्णन किया गया है कि वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, खेल इत्यादि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन के जो लोकसभा में मनोनीत होते थे उनके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यानी अनुच्छेद 331 में वर्णन था
कि एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये समाप्त कर दिया गया। और एक बात कि कोई भी विधेयक धन विधेयक राष्ट्रपति के सलाह पर ही लाया जा सकता है। ठीक है, इसका वर्णन भी अनुच्छेद 117 में किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति कैग या उच्चतम या उच्च न्यायालय या विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, के सिवन अध्यक्ष थे DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेबी और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसरो। तो ध्यान रखेंगे, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के सिवन थे। और ध्यान रखें, के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो के सिवन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया थे। वर्तमान में अगर बात की जाए कि इसरो के चीफ कौन है, तो एस सोमनाथ होगा। एस सोमनाथ अभी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, अब सवाल ये रहा कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुआ था। ठीक है, ये कहाँ ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ध्यान रखेंगे, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माना जाता है। अगर बात की जाए DRDO के, तो ये DRDO हमारे देश का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में RBI के चीफ शक्तिकांत दास हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? निर्मला सीतारमन, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। तो ध्यान रखेंगे, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। और अब अभी वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं, जो द्वितीय और पहले जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं। निर्मला सीतारमन की बात की जाए तो निर्मला सीतारमन वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में ये रक्षा मंत्री नहीं है, लेकिन इसके पूर्व में वह रक्षा मंत्री थी और पूर्ण प्रभार में थी। वर्तमान में यह भारत के वित्त मंत्री हैं। सुषमा स्वराज भारत के पूर्णकालिक विदेश मंत्री रह चुकी है। सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम राज्यपाल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में ये नियुक्त हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा, बागमती, कोसी और महानंदा। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। इसे हम लोग मोकामा पुल के नाम से भी जानते हैं। यह पुल 1959 ईस्वी में आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसकी लंबाई महज 2 किलोमीटर है। यह एक रेल सड़क पुल है। साथ ही साथ यह पुल उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी की जो लंबाई है वह भारत में 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर।
है भारत में, लेकिन अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 2610 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकल कर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में जाकर के वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखेंगे, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में स्थित है। और कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह बहुत बार बाढ़ लाती है और अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, बलाघूर्ण, बल, जड़त्वाघूर्ण। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बल। रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ठीक है, यह न्यूटन गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। बल की परिभाषा अर्थात रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। संवेग को p से डिनोट करते हैं। p बराबर होता है m इंटू v, जहाँ m क्या है? उसका द्रव्यमान है और v क्या है? उसका वेग है। यह एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। बल का मात्रक अगर एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक की बात करें तो वह डाइन होता है। और एक न्यूटन कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न परीक्षा में, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, साथ ही साथ त्वरण की अगर बात की जाए तो ये वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह भी एक सदिश राशि है और इसका यूनिट जो होता है इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही होंगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? 2 गुने l प्लस बी यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2l प्लस बी एल बी इंटू एल प्लस बी एल इंटू बी। तो ध्यान रखेंगे, आयत के जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात ऑप्शन नंबर डी। और आयत के अगर परिमाप की बात की जाए तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आयत के दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ समान होती हैं। आयत के दोनों विकर्ण की लंबाई बिल्कुल समान होती है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आ रही होंगी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत गीजर और विद्युत मोटर। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही साथ ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, अब बात की जाए विद्युत इस्त्री की, तो विद्युत इस्त्री चूँकि उच्च विद्युत शक्ति वाला उपकरण है और इसमें हम लोग इसके तार के रूप में नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम का चूँकि गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इस कारण नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत इस्त्री या फिर अन्य शक्तिशाली उपकरणों के तार में करते हैं। विद्युत गीजर की बात की जाए तो ये क्या करता है? पानी को ठंडे दिनों में पानी को गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब की अगर बात की जाए तो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन
तो टंगस्टन का संकेत W होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ध्यान रखें, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है और उन निष्क्रिय गैसों में कौन सा गैस? आर्गन। आर्गन भरी जाती है। अब निष्क्रिय गैस की बात की जाए तो निष्क्रिय गैस को आवर्त सारणी में समूह 18 में रखा गया है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। क्लियर? इसके अतिरिक्त एक अक्रिय गैस है जो फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है, और वह अक्रिय गैस क्या है? वह अक्रिय गैस का नाम है जीनॉन। जीनॉन फ्लोरीन से अभिक्रिया करके जीनन टेट्राफ्लोराइड, एक्सी होता है जीनॉन का सिंबल, और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड जैसे 2 यौगिक का निर्माण करता है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वह कौन सा अक्रिय गैस है जो सबसे भारी है, ठीक है। गैसों में सबसे भारी कौन सी है? और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताएंगे कि सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं? संस्कृत, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। तो ध्यान रखेंगे, घनानंद की जो रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। और घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे विरह लीला, रस बसंत, प्रिय प्रसाद, प्रेम पहेली जैसी उन्होंने कई प्रमुख पुस्तकों की भी रचनाएं की हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी, ए और बी दोनों। तो ध्यान रखेंगे कि कच्चा माल व हाथ की मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ठीक है। कार्यशील पूंजी ये पूंजी उत्पादन के लिए पूंजी, श्रम, भूमि मूलभूत कारक है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है। ऑप्शन 10 अक्टूबर, 1 अगस्त, 8 सितंबर और 30 नवंबर को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 11 नवंबर को, तो भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। ध्यान रखेंगे, भारत में 11 नवंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखेंगे अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के दिन भारत में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। जबकि अगर 5 अक्टूबर की बात की जाए तो विश्व शिक्षक दिवस, और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन द्वारा, लैमार्क द्वारा, कैरोलिस लिनियस द्वारा और रॉबर्ट विकेटकर द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखे थे। क्लियर? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने ही विकास के सिद्धांत को, जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, और उन्होंने इस सिद्धांत को एक समुद्री यात्रा के दौरान, जो उन्हें अनुभवों के आधार पर आधारित है, वे अपनी समुद्री यात्रा बीगल नामक एक जहाज़ से पूरी की थी। उस जहाज़ का नाम था बीगल, जिसके आधार पर उन्होंने पूरी की। साथ ही साथ लैमार्क, इन्होंने भी जैव विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किए,
और इनके भी पुस्तक का नाम है द फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण का जनक माना जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक। टैक्सोनॉमी के फादर किसको माना जाता है? तो ये कार्ल लिनियस को माना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, होलकर स्टेडियम। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो पहले मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था उनका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, ये स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम की बात की जाए तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, निर्मित किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये उत्तर होगा जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी है और सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना किए थे। और आप लोग बताएंगे क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करेंगे। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? चिनूक, फोहन, ब्लिज़ार्ड, लू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लू। तो उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू के नाम से जानते हैं। अब बात की जाए चिनूक की, तो चिनूक यूएसए एवं कनाडा में चलने वाली गर्म हवाओं को चिनूक कहते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार कभी कभी परीक्षाओं में मिस्ट्रल के बारे में पूछता है तो मिस्ट्रल कहाँ है? तो स्पेन और फ्रांस में शीतल जो हवाएं बहती हैं उसको मिस्ट्रल के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हरमट्टन भी पूछता है, जो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को गोबी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। गोबी, जिसका विस्तार मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के क्षेत्रों में है। गोबी मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल। भारत में भी एक मरुस्थल का कुछ हिस्सा पाया जाता है भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में, वह मरुस्थल है थार मरुस्थल। और ध्यान रखेंगे थार मरुस्थल दुनिया का वह मरुस्थल है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है। सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है थार मरुस्थल में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? ऑप्शन ए भूमि, श्रम, पूंजी और ज्ञान। तो ध्यान रखेंगे भारत में सर्वाधिक क्या है? श्रम है। उत्पादन का साधन क्या है? श्रम। भारत में चूँकि भारत विश्व का वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर युवाओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है और विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का महज 2.42% ही क्षेत्रफल भारत में है और यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल जनसंख्या की बात की जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। साथ ही साथ भारत सरकार ने वर्ष 2015 ईस्वी में कौशल विकास मंत्रालय के गठन किया और इसके अंतर्गत युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने, उनको तकनीक की व्यवस्था का ज्ञान देने के लिए कई तरह के कौशल विकास कार्यक्रम
चला रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? आग्नेय, अग्निकार, अग्निकृत और अग्निवेश। तो ध्यान रखेंगे, अग्नि का विशेषण शब्द आग्नेय है। अग्नि का विशेषण शब्द आग्नेय अर्थात ऑप्शन नंबर ए है। चूँकि विशेषण की अगर बात की जाए तो विशेषण का कार्य क्या है? यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष इत्यादि परिणाम को ही बताने वाले का नाम विशेषण है। ठीक है। अगर बात की जाए अग्नि का पर्यायवाची शब्दों का, यानी अग्नि को और किन नामों से जानते हैं? तो दहन के नाम से जानते हैं, ज्वाला के नाम से जानते हैं, आग के नाम से जानते हैं, अनल के नाम से जानते हैं, पावक के नाम से जानते हैं। इन सभी नामों के से अग्नि को जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयोग, ध्यान रखेंगे ये निर्वाचन आयोग की बात करता है, मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन है एस धामी, विजयलक्ष्मी रामानंद, वी एस रमादेवी और मीरा कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वी एस रमादेवी भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी और इनकी नियुक्ति वर्ष 1990 में हुई थी। 1990 ईस्वी में ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ध्यान रखेंगे, निर्वाचन आयुक्त का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। ठीक है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? पूरे देश में राज्यसभा हो या लोकसभा हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव यानी विधानसभा का चुनाव, इनके निर्वाचन कराने की जिम्मेवारी होती है। साथ ही साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी भी जिम्मेवारी इनकी होती है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य, चुनाव चुन देने का कार्य और साथ ही साथ मतदाता सूची तैयार करने और मतदाता प्रमाण पत्र देने का जिम्मेवारी भी निर्वाचन आयुक्त की होती है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इस कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। जिन भी व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो जाता है उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। और ध्यान रखेंगे, वर्तमान के समय की अगर बात की जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील अरोड़ा जी अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर मीरा कुमार की बात की जाए, ये भारत के महिला लोकसभा स्पीकर थे। मीरा कुमार भारत के महिला लोकसभा स्पीकर, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। उसके बाद सुमित्रा महाजन जी हुए। उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, साम्यवाद का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? ठीक है। तो साम्यवाद का प्रथम प्रयोग ऑप्शन है चीन, क्यूबा, रूस और उत्तर कोरिया। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रूस। साम्यवाद का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है। रूस में 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, जिसका नेता लेनिन थे और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर साम्यवाद का प्रयोग किए थे। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लेनिन ने ही वहाँ पर इसकी शुरुआत किए थे। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। और ध्यान रखेंगे, 1936 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ। जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक समाजवादी हूँ। यह कथन किनका था?
तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का, जो 1936 में दिए थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन और अंतःशोषण। तो ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या करते हैं? परासरण। परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली लाई जाती है, जिसे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और विसरण की अगर बात की जाए तो विसरण क्या है? दो प्रकार के अणुओं का, खास करके गैसीय अणु का आपस में मिलना क्या कहलाती है? तो विसरण कहलाती है। आई होप ये प्रश्न आपको